यहाँ विशेष करके गुमानी नदी में बाढ़ के समय में वो समस्या होता ही है। बाकी यहाँ जो टेंडर का वर्क होता है उसमें वो थोड़ा काम में गुणवत्ता का थोड़ा कमी तो रहता ही है, प्लस बहुत समय ले लेते हैं काम करने। अभी अब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो ये लगा 1.5-2 साल से एक सड़क बन रही है। ये विशेष रूप से एक समस्या भी हम लोगों के साथ है, खास करके दरियापुर के लोगों के साथ, और उसका हम जिक्र आज कर भी देना चाहते हैं। अभी एक रोड का टेंडर हुआ है, उसको सीमा पहाड़ से लेके पलसबोना तक और पलसबोना से लेके बिंदुवासिनी। अब सवाल है कि गुमानी स्टेशन और इधर बिंदुवासिनी स्टेशन, दो स्टेशन के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। गुमानी स्टेशन का ये हाल है कि गुमानी स्टेशन में जो अंडरपास है वो इतना विकराल है कि वर्षा के समय में आप मान के चलिए कि 2-3 महीना आप मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस में हम के साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। संथाल हुल एक्सप्रेस एक अभियान चला रही है, यह पंचायत की समस्या मुखियाओं के साथ। तो इस कार्यक्रम का शुरुआत हमने साहिबगंज जिला के बरहरुआ प्रखंड क्षेत्र के दरियापुर पंचायत से शुरू की है। हम इस वक्त मौजूद हैं दरियापुर पंचायत के पंचायत सचिवालय में और हमारे साथ जुड़े हैं पंचायत के मुखिया मोहम्मद इश्तियाक जी। मुखिया से जानते हैं मुखिया बनने के बाद आज तक विकास कार्य क्या क्या किए और पंचायत के लिए कहां तक की लड़ाई है, क्या करना बाकी है, पंचायत की क्या समस्या है, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। जी सर, आपका परिचय। और मेरा नाम है मोहम्मद इश्तियाक, इस ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। और सबसे पहले तो संथाल हुल एक्सप्रेस की टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है मुखियाओं के समस्या एवं जनताओं के समस्या को जो है प्रखरता एवं प्रमुखता से उसको उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले पंचायत चुनाव क्या इसी बार पहली बार जीता नहीं, इससे पहले भी जीते थे? नहीं, झारखंड में पहला बार जब पंचायत चुनाव हुआ था उस समय हम पंचायत समिति में लड़के जो है बरहरुआ के ऊपर मुख बने थे। फिर दूसरा बार पंचायत समिति का दोनों सीट रिजर्व हो गया तो जिला परिषद लड़े, चुनाव हार गए। और फिर इस बार जो है हम लोग जो है फिर इस चुनाव में लड़े थे, फिर मुखिया बने। तो मुखिया बनने के बाद आज तक कितना फंड आया और कितना काम, कहाँ क्या क्या काम किया? लगभग 50 से 60 लाख के बीच में पैसा आया। 15 वित्त का जो गाइडलाइन है ये जो है वो उसको टाइट ऑन टाइट के रूप में काम करना है। इसमें हमने कई ज़रूरतें, कई जगह पर पानी का जहाँ समस्या, हमने वहाँ पर पाइपलाइन का काम किया, कई सड़कें बनाई, कई फेवर ब्लॉक का रोड बनाया, कई जगह यहाँ नाली का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा तो कई जगह हमने ड्रेन बनाया। कुछ पैसा भी मेरे पास है, अभी हाल फिलहाल में हमारा जो है वो हाल में 1 सप्ताह में कुछ और काम हम लोग का जो कुछ बचा कुचा पैसा उस पर काम करने का जो है चल रहा है। पिछले कितना दिनों से फंड आना बंद है? पिछले अब साल भर हो गया, 2 वित्तीय वर्ष का पैसा भी बकाया है 15 वित्त का। हम इसलिए थोड़ा सा प्रभावित थे और हम लोग उस पर मन भी नहीं बना पा रहे हैं कि अभी तो विधानसभा में चर्चा हुआ था और अभी अखबार वगैरह में आया कि 700 करोड़ का आवंटन मिला है, तो पैसा हम लोग के पास आएगा तो हम लोग और जो बचा हुआ काम है और जो जरूरत है उसको हम लोग प्राथमिकता देते हुए आने वाले समय में उन कामों को हम पूरा करेंगे। पिछले जो 2-2.5 साल जो आपका बाकी है, इसमें क्या टारगेट है, क्या काम करना है, क्या लोगों के समस्या का हल समाधान?
एक 1.5 साल में हम लोग का मुख्यतः ये प्रयास है कि हम जो है सड़क जो है उस पर उसको उसमें पानी ना जमे, वो कैसे करके वो जो है ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो, उस पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि ये जो सोख्ता गड्ढा होता है 100 फीट, चूंकि पानी का जो है पानी का रखरखाव को लेके घर में जो वेस्टेज पानी है उसको लेके समस्या है, तो इसलिए हम लोग वो 100 फीट का काम अभी शुरू किए हैं मनरेगा से। लेकिन थोड़ा सा उसमें तो दिक्कत ही है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन हम लोग उस पर अभी काम कर रहे हैं, ये 100 फीट हम लोग बनाएंगे। हम लोग एक बागवानी भी यहाँ बनाए हैं बहुत बेहतरीन, और हम लोग उसके लिए प्रस्तुत करें। असल में इस इलाके में जमीन बहुत महंगा है, इसलिए गरीब आदमी को, जब जिसका परिवार बढ़ गया, उनका जमीन यहाँ पर खरीदना, यहाँ धान गए फसल जो भी लगा रहे हैं, तो वो बहुत लोग बागवानी के योजना में इसलिए नहीं जाना चाहते कि बहुत महंगा जमीन है इस अगल बगल के क्षेत्र में, क्योंकि जमीन की संख्या घट रही है। क्योंकि जमीन तो वही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग परिवार विखंडित होकर नहीं बन रहे। बाकी 1-2 योजना हम लोग किए हैं, उसका बागवानी का भी वो बेहतरीन योजना है। लेकिन प्रमुखता से हमारा है कि नया बस्ती जो है, जहाँ पर जो नया बस्ती है वहां पर जो नया सड़क बनाना है मनरेगा से। हम लोग उसको कई रोड हम लोग बनवाए भी 3-4। आने वाले समय में जो बचा है, जो नया कनेक्टिविटी, जो नए रोड बनाना है, उसको हम लोग मनरेगा से आने वाले, चूंकि इधर लंबा वर्षा का समय था, बीच में तो काम नहीं हुआ, अब वो फेवरेबल समय आ गया, हम लोग उस पर काम करेंगे। और 100 फीट पर विशेष करके हम लोग का ध्यान रहेंगे। क्षेत्र में पुल, पुलिया, नाला, पानी, इस सब का क्या क्या समस्या है, मूलभूत समस्या है? यहाँ विशेष करके गुमानी नदी में बाढ़ के समय में वो समस्या होता ही है। बाकी यहाँ जो टेंडर का वर्क होता है उसमें वो थोड़ा काम में गुणवत्ता का थोड़ा कमी तो रहता ही है, प्लस बहुत समय ले लेते हैं काम करने। अभी अब हम लोग वहां से आ रहे थे तो ये लग रहा है 1.5-2 साल से एक सड़क बन रही है, तो ये समस्या है। एक विशेष रूप से एक समस्या भी हम लोगों के साथ है, खास करके दरियापुर के लोगों के साथ, और उसका हम जिक्र आज कर भी देना चाहते हैं। अभी एक रोड का टेंडर हुआ है, वो आप जानते हैं कि उधर क्या बोलते हैं उसको, सीमा पहाड़ से लेके पलसबोना तक और पलसबोना से लेके बिंदुपासनी तक, PWD से, जिसका नोटिस वगैरह शायद निकला है जमीन अधिग्रहण के लिए। अब सवाल है कि गुमानी स्टेशन और इधर बिंदुवासन स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। गुमानी स्टेशन का ये हाल है कि गुमानी स्टेशन में जो अंडरपास है वो इतना विकराल है कि वर्षा के समय में आप मान के चलिए कि 2-3 महीना आप मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते। 2 महीना ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा बारिश हुआ, पूरा भर गया, आप मोटरसाइकिल भी जाने के लायक नहीं है। यहाँ के किसान भी इसलिए दुखी हैं कि जो आप रोड अगर बनाना चाहते हैं, 70-60 फीट 50 फीट रोड चौड़ा बनाना चाहते हैं, किस लिए बनाना चाहते हैं? ना हम डायरेक्ट फरक्का जा सकते हैं, वो रोड एक्चुअली होना चाहिए था कि सीधा वो तिल्लागा से जगह मिलना चाहिए था। हम इधर से जाएंगे, अभी बिंदुवासन स्टेशन में आप देखिएगा कि अभी फाटक है, लेकिन बगल में अंडरपास बन के लगभग तैयार है। तो हमको लग रहा है कि 2-4-6 महीने में अंडरपास जैसे क्लियर होगा, ये फाटक भी बंद हो जाएगा। इधर तो अंडरपास ही है, दोनों जगह बरसात में जल जमा हो रहा है। हमने तो कई बार हावड़ा डिवीजन के जो गुमानी स्टेशन के जो IW वगैरह हैं, उनसे कई बार फोन करके मैंने कहा कि भाई इसको थोड़ा जीर्णोद्धार करवाइए, पानी को निकालने का व्यवस्था कीजिए। ध्यान ही नहीं है विभाग का यहाँ। तो अब ये हम लोगों के लिए एक बड़ा समस्या है कि एक फ्लाईओवर बनना चाहिए हम लोग का। गुमानी स्टेशन में एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है, और बिंदुवासनी के तरफ नहीं जाते हुए हम अगर हमको बाहर एक रोड मिलता है फरक्का तक के लिए, तो हमारे लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको, आप कहिए कि बहुत ऐतिहासिक भी होगा, मैंने बहुत क्रांति आएगा। क्योंकि फिर वो नेशनल के साथ जो कनेक्टिविटी है, बड़ी गाड़ियों का कम्युनिकेशन में कम समय लगने का, इलाज कराने का, जम्मे जाने का, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। आपके पंचायत में स्वास्थ्य संबंधित क्या समस्या है? स्वास्थ्य संबंधी ये थोड़ा घना क्या बोलते हैं उसको, घनत्व आबादी वाला बहुत ज्यादा ये पंचायत है। एक ही गांव, यहाँ रेवेन्यू विलेज आपको लगेगा 4 रेवेन्यू विलेज है, दरियापुर 107, 109, कांगजोल 108, 106, लेकिन भौगोलिक रूप से आप जो देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ अलग अलग गांव है। जहां से शुरू होता है अंतिम छोर तक एक साथ ही पूरा गांव है। गांव के कई लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कांगजोल है, कौन सा दरियापुर है। 10,000 के लगभग जनगणना के समय तो 7,081 यहाँ जनसंख्या था। हमने पिछले दिनों आंगनबाड़ी सेविकाओं से डेटा जो है हम लोगों ने संग्रह किया था बैठक में कि यहाँ क्या पॉपुलेशन है लगभग,
तो हम लोगों ने उसमें पॉपुलेशन का अंदाजा लगाया कि लगभग 10,000 के आसपास है पॉपुलेशन है। यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ के मैक्सिमम लोग बंगाल पर निर्भर हैं। अब आप तो भली बात ही जानते हैं, यहाँ वो चिकित्सा सुविधा नहीं है। यहाँ इस इलाके के लोग मैक्सिमम बंगाल मूव करते हैं उस बीमारी में। मालदा, आपका धुलियान, फरक्का, ये सब जगह जो जाते हैं। दूसरी बात है कि इसके बावजूद थोड़ा बहुत भी जो काम होना चाहिए, उप स्वास्थ्य केंद्र तो यहाँ नहीं है। वहाँ एक क्लस्टर का है, वहाँ विनोदपुर में एक प्रस्ताव भी गया है, टेंडर भी ओके है। हमने कहा है, हमने उपायुक्त हमने क्या बोलते हैं उसको, सीईओ साहब को 3 मरतबा पिछले 2 बरस से, पुराने सीईओ साहब थे उनको, अभी नए सीईओ साहब है उनको, सभी सीईओ साहब को हमने आवेदन दिया, एसडीओ साहब को दिया। हमने लास्ट पिछले महीने में 3 सितंबर में हमने वो अपर समाहर्ता महोदय को भी आवेदन देकर ये जताया कि हमारा ये जो पंचायत भवन के बगल में जो सुल्तान मोड़ है, जो बाजार है, यहाँ पर लगभग 3 बीघा के आसपास जो है सरकारी जमीन अतिक्रमित है और उसमें किसी भूमिहीन आदमी का निवास नहीं है। अगर भूमिहीन आदमी का निवास होता तो हम खुद चाहते कि अगर आप हटाएंगे तो इसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था हो, लेकिन कोई भूमिहीन नहीं है। कमर्शियली कई लोग बहुत पुराने जमाने से उसको दखल करके उसमें दुकान का भाड़ा वसूल रहे हैं। वो निजी भी नहीं चला रहे हैं, दुकान भाड़ा वसूल रहे हैं। हमने कई मरतबा लिखा कि यहाँ खौटोला का जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जगह नहीं है। और आज का जो दौर है, आज का दौर में तो आप समझ ही रहे हैं, कोई जमीन दान में देना नहीं चाहता। हमने विभाग से बार बार कहा, इस हिसाब से उस दिन मैं पिछले शनिवार को शायद 3-4 दिन होगा, हमने अपर समर्था महोदय से मिलकर, उपायुक्त महोदय को भी कह रहे हैं, हमने कहा है मौखिक रूप से, और अपर समर्था महोदय को हमने आवेदन देकर कहा है कि यहाँ पर हमको जगह जो है अधिग्रहण मुक्त कराया जाए ताकि हम वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना सके। तो जितना भी चिकित्सा मुहैया हो सके, प्राइमरी ट्रीटमेंट, उतना तो कम से कम हम तो सरकार से मांग करेंगे कि बड़ा हो, लेकिन जितना हम पा सकते हैं उतना तो हम पालें। दूसरी बात है कि अभी धान का समय, धान लैम्प खरीदने का समय है, ये तो किसानी वाला इलाका है। मैंने 10 दिन पहले मैंने लैम्प्स के जो है, लैम्प सोसाइटी है सिरकुंड के, उनके जो संचालक है उनसे हमने कहा कि भाई आप धान नहीं खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा कि धान खरीदने का जो लैम्प्स का जो चुनाव हुआ उसमें हमारा नाम नहीं है। वो बिशनपुर और रामनगर और बड़वा 3 लैम्प्स को जो है चुना गया है। हमने तुरंत प्रखंड कृषि पदाधिकारी से बात किया, हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया, हम डीएसओ साहब से हमने बात कहा, और फिर मैंने डीएसओ साहब को आवेदन दे के आया कि इतना बुरा, अभी इस इलाके में छोटे किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उनको रजिस्ट्रेशन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है कि उनके नाम में जमीन नहीं है खुद का, वो बटाई में कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वही कर रहे हैं, छोटे छोटे किसान हैं। और जब फसल बोया जाता है उस समय ही वो कर्ज लेके बोते हैं, और जब धान काटने का समय होता है तो रबी फसल बोने का भी उसको अपलोड रहता है कि हमको गेहूं बोना है, सरसों बोना है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहले से उधारी है। तो वो बहुत ज्यादा जो है छटपट में रहते हैं। जैसे ही धान उठा वो बेचने के लिए जो है मजबूर है। बहुत पहले से हमको लग रहा है कि यहाँ 20-25 दिन पहले से धान कटनी शुरू हुआ है, और लोग 1600, 1650, 1700 में जो है आम लोगों के पास धान बेच दिए। जो गांव में जो लोग खरीदते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उनके पास 1600, 1700, 1600 में बेच दिए। हमने कहा कि हमारा ये मांग डीएसओ साहब से हमने कहा था कि इसको पहले, अभी 15 दिसंबर से शायद वो शुरू करने की बात कही थी। हमने कहा ये समय थोड़ा दिसंबर का पहला वीक से ही होना चाहिए था। आज भी मेरा मांग है कि सिरकुंड लैम्प्स को धान क्रय के लिए जो है उसको अनुमति दिया जाए अधिप्राप्ति के लिए, चूंकि यहाँ का किसान कहाँ धान बेचेंगे? 2469 रुपया पर ही है, यहाँ किसान ऐसे ही तबाह है। उसके बाद अगर एमएसपी पे धान नहीं खरीदा जाएगा, वो व्यवस्था नहीं होगा। तो इस संबंध में एक चर्चा हुआ था, हमने उसको भी कहा था कि लैम्प्स का भी कई बार प्रस्ताव मेरे पास आया है। हमारे जो है कृषि मित्र वो कह रहे हैं हमारा ये जो खाली जमीन जो हमने करने के लिए करा, हमने कहा कि उसमें लैम्प्स भी हम बनाएंगे। जो लैम्प्स बनाएंगे तो किसान को क्या बोलते हैं, उसको कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, किसान अपना गाँव में ही धान लैम्प्स को दे देगा, तो उसको एक बेहतर मुनाफा भी मिलेगा, तो कृषि पर रुचि भी बढ़ेगा। हम लोग थोड़ा सा पंचायत कमेटी, पानी पंचायत कमेटी बना के आप जाएंगे इस छोर में, अब तो विनोदपुर गए थे तो उस रोड में देखिएगा एक बागडोगरा नाला है, उस नाला में भी हम लोग गुमानी नदी से जो है पानी लेके जा रहे हैं कमेटी बना के। चूंकि इसलिए कि आप जब बिंदुपड़ा साइड में जाएंगे उसमें तो जोका बोल के माटूट बोलता है, उसमें इतना लंबा खेत है, दूरी है,
वहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, ना बोरिंग है व्यवस्था है। हमको इस बार भी कई किसानों ने पूछा धान कटने के समय कि आप पानी का व्यवस्था करोगे या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, खिसाड़े हम लोग बोलते हैं उसको, बोले कि हम लोग कई भूमि पतित रह जाएगा तो क्या करेंगे। हम बोलेंगे नहीं, आपको जो बोना है, आपको गेहूं बोना है, सरसों बोना है, आप पूरी तरीके से तैयार रहे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी जो पानी पंचायत की जो कमेटी है, हम लोग सब मिलकर आपको पानी का मुहैया कराएंगे ताकि आपको जो है मिले। और सरकार को इन सब मुद्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी किसान कृषि में आपका समस्या, स्वास्थ्य में समस्या, तो आपका सब पंचायत में जो है एजुकेशन शिक्षा संबंधित क्या समस्या, हाँ क्या हो रहा है? शिक्षा का पैमाना ये है, मेरा हमेशा कई लोगों से इस पर विचार नहीं मिला है। कई मामले पर हम ये समझते हैं कि गरीबी को हमको लग रहा है कि आज थोड़ा और ज्यादा है, इसलिए कि आप देखेंगे गांव में पहले तो 20, 22, 25 बरस तक लड़का अगर पढ़ता था, नहीं भी पढ़ता था तो गांव में घूमता था। आज एजुकेशन का स्थिति है कि बहुत सारा बच्चा जो है वो पढ़ता ही नहीं है, बाहर चला जाता है काम के लिए। हम लोग इस बार अभी पिछले 15-20 दिन पहले से ही हम लोग पूरा अभियान चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं घर घर जाकर। हम लोगों ने कहा कि सरकारी जो विद्यालय है, हमने कहा कि हम लोग सामूहिक प्रयास से पंचायत में मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन सब के सहयोग से हम लोग आपस में बैठक करके चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सब मिल करके सहयोग करके ये जो गांव में या प्राइवेट स्कूल वगैरह का जो कंसेप्ट है, उससे भी बेहतर सरकार हमको जो संसाधन मुहैया कराई है उसमें तो बहुत सारा कमी है, लेकिन हम कमी गिना के क्या करेंगे, सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में टीचर हो, पंचायत स्कूल के पास फंड रहे। पंचायत में कितने स्कूल है? पंचायत में आपका 2 मिडिल स्कूल है और 3 जो है वो 1 to 5 का स्कूल है, एक मदरसा है। हम लोग खास करके मिडिल स्कूल में भी बहुत ज्यादा हम लोग फोकस किए हुए हैं कि हर बच्चा को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कौन बच्चा नहीं आ रहा है। घर में गार्जियन से बात करके उनसे उनसे कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई समस्या है, नहीं पढ़ाने का कोई कारण है, किसी प्रकार का परेशानी है, आर्थिक परेशानी हो, कोई परेशानी हो तो आप बताएं, हम आपको पूरी मदद करेंगे। लेकिन सशर्त हर बच्चे को पढ़ाना है, इसको हम लोग मान के जो है इस मिशन पर हम लोग काम अभी शुरू किया। बाकी स्कूलों में पढ़ाई या शिक्षा का, बाकी स्कूल में भी ठीक है पढ़ाई का स्तर, लेकिन है क्या कि थोड़ा टीचर की कमी, गैर शैक्षणिक कार्यों में टीचरों का इस्तेमाल इतना ज्यादा, हिसाब किताब ये सब में जो है वो एक स्थिति है। उसके बाद बच्चे का कंटिन्यूअसली जाना, आप तो जानते ही हैं कि एक क्लास में बच्चा पढ़ता है, आज जो पढ़ा कल नहीं गया, परसों गया, तो बीच में क्या पढ़ा वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो उसको एडेप्ट नहीं कर पाता। तो अभी होता क्या है, कभी कभी 5 में 6 में बच्चा उठ गया है, लेकिन बहुत सामान्य जानकारी भी उनको नहीं है। हम लोग उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं अपने स्तर से। गांव में सब लोग मिलकर समूह बनाकर, नौजवान साथियों को लेकर, कई लोगों को लेकर। उच्च शिक्षा को लेकर जो है क्या सरकार से, विभाग से कोई डिमांड है इस पंचायत के लिए? देखिए, उच्च शिक्षा को लेकर मेरा पंचायत ही नहीं, पूरे राज्य में ही आप ले लीजिए, ब्लॉक में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, उच्च शिक्षा का पैमाना का स्तर जो है बहुत अच्छा नहीं है। सरकार से आपके स्पेशल अपने पंचायत के लिए क्या मांग रहे हैं? मेरा ये तो मांग है कि सीटों का संख्या बढ़ाया जाए कॉलेजों में। आप एक बात बताइए ना, आप इससे तय कीजिए कि आप पता लगाइए कि एक ब्लॉक में कितना मिडिल स्कूल है, कितना हाई स्कूल है। तो अब हाई स्कूल में जितना बच्चा 10th पास करता है, जितना बच्चा एग्जाम देता है, आप उस संख्या को गिनिए और आप कॉलेज का सीट गिनिए, तब आपको समझ में आएगा। आप इंटर में जितना बच्चा पास किया, ग्रेजुएशन में उतना सीट है कि नहीं, ग्रेजुएशन करके जितना बच्चा एमए पास करना चाहता है, एमए के लिए उतना जगह है कि नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की जरूरत है। सरकार का भी ये मनसा होना चाहिए कि हम हर बच्चे को पढ़ाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन करें। एजुकेशन नौकरी के लिए जरूरी नहीं है, एजुकेशन जीवन है, एजुकेशन हर आदमी को चाहिए अपना जीवन जीने के लिए भी। एजुकेशन होगा तो चर्चाएं होंगी हर चीज पर, नए नए चीजों पर चर्चा होगा तो कुछ नया चीज जो है नया आएगा, आविष्कार होगा नई चीजों को। इसलिए हम तो इस बात को लेकर काफी दुखी हैं। हम तो अकेले उतना नहीं कर पाते, क्योंकि अकेला इंसान अब कितना हम करेंगे। हम तो पिछला बार ये प्रयास कर रहे थे कि
हर स्कूल से कि 8वां का बच्चा कितना पढ़ा, 9th में कितना बच्चा गया, कितना बच्चा 9th छोड़ के चला गया, एडमिशन नहीं लिया, कितना बच्चा मैट्रिक पास करने के बाद इंटर में गया फिर ड्रॉप नहीं गया, ड्रॉप आउट हो गया। इन सब चीजों को समझने के लिए एक टीम चाहिए और हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं एक टीम की तरह काम करने, क्योंकि अकेले काम करना संभव नहीं है। और मुखिया के साथ एक बड़ा विडंबना है कि एक पंचायत को बेहतर दिशा देने के लिए मैं ये मानता हूं आज भी कि एक मुखिया को 12 घंटा काम करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड टाइम तो 8 घंटा है, लेकिन 8 ही घंटा, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक मुखिया को बेहतर काम करने के लिए 10 घंटा 12 घंटा काम करना चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि मुखिया को 1200-2500 रुपया तनख्वाह दीजिएगा तो मुखिया का अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, तो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दूसरे काम में कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा सरकार से एकदम स्पष्ट मांग ये रहा है कि आप इस तरह से नजरिए से मत देखिए। सब जानता है, हम लोग करप्शन के पक्षधर नहीं है, लेकिन हम कहें कि पंचायत को आप सशक्त बनाइए और सशक्त बनाने का एक ही रास्ता है कि पावर का डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। उसका जो मेन संकल्प है, आप अभी पंचायत में क्या है, आप आंगनबाड़ी सेविका हो, 1 to 5 का टीचर हो, कोई भी आपका कर्मी हो, कोई कर्मी आपके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा कोई कर्मी नहीं जो आपके अनुशंसा से जो है उनकी उपस्थिति बनती है या उनका उपस्थिति में आपका कहीं पर लगता है कि भाई तब आपको तनख्वाह मिलेगा, क्यों आपके कंट्रोल में रहेगा। तो पंचायत में जो है एजुकेशन पर आपका स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो क्या कोई आपका पंचायत में हाई स्कूल है या फिर जरूरत है? हाई स्कूल बहुत जरूरत है। हमारा जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है यहाँ राजकीय मध्य विद्यालय कामजोल, उसको बहुत पहले ही, हम लोग जो बाकी जगह पर देखे बहुत पहले ही हाई स्कूल बन जाना चाहिए था, दुर्भाग्यवश नहीं बना। हम तो मांग करेंगे। हमने बीओ साहब आए थे एक दिन, हमने बीओ साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, बीओ साहब ने कहा भी, हमने कहा कि सर हमारा स्कूल जो है बहुत बड़ा पंचायत है, अगल बगल का कई गाँव में हाई स्कूल नहीं है, जैसे विनोदपुर ले लीजिए, तो सर इसको जो है हाई स्कूल जो है बनाया जाए, हमारा ये तो मांग रहेगा ही। आंगनबाड़ी का क्या हाल है? आंगनबाड़ी है ठीक ठाक ही स्थिति है हमारे यहाँ। आंगनबाड़ी में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, जाते आते हैं। हम लोग शुरुआत में ही हमारे एक पंचायत सचिव थे ओम प्रकाश शाह, पहले एक्चुअली VLW प्रभार में थे शुरू में जब हम लोगों ने उस समय मिलकर, हमने जब 26 जनवरी 15 अगस्त हम लोग मनाते थे तो हम लोग सब आंगनबाड़ी सेविका को बुलाते। हम लोग पहला बार जब झंडा उत्तोलन में गए हर आंगनबाड़ी में, तो हमने बहुत अवस्था देखा झंडा फहराने को लेकर। फिर हमने बैठक में तय किया कि सबको जो है सही तरीके से झंडा बांधने हमने सिखाया, हम लोगों ने सब मिल के, हमारे वो सचिव उसमें बहुत उनका ओम प्रकाश जी का सहयोग था और सिखाए। हमने सबको कहा कि आप स्टील का जो है फ्रेम लाइए झंडा उत्तोलन के लिए, अगल बगल के लोगों को बुलाइए और बढ़िया से आप लोग कीजिए। तो आंगनबाड़ी का स्थिति कमोबेश ठीक है और उसमें हम लोग को थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत एक ही मैंने बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ता है, इसलिए उतना समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपना निजी जीवन में भी थोड़ा सा अपना काज काम के लिए समय देना पड़ता है। यही रहता है। हम तो, मेरा तो पूरा इच्छा है कि हम 100% समय दे दें, लेकिन सरकार अब 1250 और 2500 रुपया तनख्वाह देगी तो दिक्कत है। तो पंचायत में जो है केंद्र सरकार की ओर से जो है जो गरीब है उनको राशन उपलब्ध कराया जाता है, तो इनके लिए क्या जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ 5 या 6 जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है। हमने जब पंचायत में यहाँ से जब मुखिया बन गए तो पहले जो स्थिति था उससे हम लोगों ने कुछ बेहतर दुरुस्त किया है कि, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग, लेकिन आज भी मान रहे हैं कि हम लोग 100% जो है उसको बेहतर नहीं बना पाए। क्योंकि इसका कारण ये है कि डीलरों का भी कुछ निजी समस्या है। अब चूंकि हम तो सरकार है नहीं कि हम उनका समाधान कर देंगे। हम सरकार वो तो ये भी कहते हैं कि जो भी कर्मी आपका है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, जो भी हो, उनको पर्याप्त मात्रा में मानदेय दिया जाए, पर्याप्त मात्रा में उनको बाकी जो सुविधा है वो दिया जाए। तो हम लोग राशन में बाकी जगहों से हम लोगों ने बेहतर हम लोग कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बचा कुचा हम लोग जो जितना हम लोग नहीं कर पाए हैं उसको आने वाले 1-1.5 साल में हम लोग उसको और बेहतर बनाने। आपकी पंचायत के जो लोग हैं जो राशन उठाते हैं, क्या वो लोग सब डीलर से खुश है का, या कभी कोई आपको शिकायत भी? देखिए
शिकायत कभी करते हैं, अब सबका स्वभाव अलग होता है। अभी क्या होता है कि अब किसी को 4 दिन से गेहूँ चावल बांटा जा रहा है, किसी को पता नहीं, ध्यान नहीं है उसका, ध्यान पता नहीं चला, जो भी कारण से हो, या तो वो घर में नहीं थे, अब 5वां दिन आए, डीलर के गए वहाँ, तो डीलर बोल दिया कि, लेकिन हम डीलर को बराबर बोलते हैं कि आपका जितना लाभार्थी है जो आप, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा व्यवहार कीजिए। हमने कहते हैं कि चावल भाई उसका है, आप कुछ नहीं है। अब राशन दुकानदार, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप मालिक हैं। राशन का मालिक तो भाई आम जनता है। आपको तो बांटने के लिए रखा गया है कि उतना ही आपका काम है कि आप गोडाउन, तो आप आजकल तो डोर स्टेप डिलीवरी आपको पहुंचा देता है, आपको सिर्फ उसका अंगूठा लेके उसको सही मात्रा में जो है उसको दे देना, इतना ही आपका काम है। आप मालिक बनने का कोशिश मत करो, आप ऐसा ट्रीट मत करो जिससे लोगों को, हम लोगों ने कहा है कि, हमने कहा है कि जो ट्रीट करता है वैसा, और वो सुधरता नहीं, उससे हम लोग कार्ड ट्रांसफर करके दूसरे कार्ड को भी ट्रांसफर कराते हैं और डीलर के खिलाफ लिखते भी हैं। हम लोग बोलते हैं कि लाभार्थी के साथ गलत बिहेवियर किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके कार्यकाल के दौरान जो है अब तक अपने डीलर का हो या स्कूल के शिक्षक हो या आंगनबाड़ी सेविका का हो, अब तक किसी के खिलाफ कोई लिखा पढ़ी कुछ अब तक की है? अब वो उसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत हम नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा सा ये थोड़ा भी प्रक्रियाधीन है। एक मामला था सेविका का, जो मैया सम्मान योजना के सत्यापन के समय पैसा का डिमांड करे थे, और कुछ उसमें और भी मामला था। हर काम के लिए थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, पंचायती व्यवस्था को चुनौती देना, शासन को चुनौती देने का जो नज़रिया उनका था, तो हमने उसके खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिख के दिया था। वो जांच भी हुई थी, जांच होने के बाद वो प्रक्रियाधीन है अभी, वो देखिए उस पर क्या होता है आगे। तो आप जो पंचायत में जो 15 वित्त का हो या मनरेगा हो या सहित अन्य योजना से जो कार्यक्रम करते हैं, तो उसके उस समय आपके साथ जो सरकारी कर्मी है, चाहे पंचायत सचिव हो, बीडीओ साहब हो या जीपीएस हो, जो भी कर्मी हो, उसका कैसा रवैया होता है, या फिर क्या तालमेल सही रहता है, या फिर और जिस तरह से बहुत जगह का जो शिकायत देता है, क्या उस तरह के रवैये होते हैं? देखिए हम मेरा व्यक्तिगत हम बता रहे हैं, बहुत लोग तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको अप्रोक्स कॉपरेशन हमको मिलता है सबका, खास करके बीडीओ साहब का, समन्वयक का, पंचायती राज पदाधिकारी के, उनके बाद वो जो है पंचायत सचिव का, रोजगार सब कम बेसी सबका कॉपरेशन मिलता है। ऐसा खैर इंसान है, थोड़ा कम बेसी तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लीक से हट के चल रहा है। क्योंकि जो लोग भी यहाँ काम करने आए हैं वो मेरे मिजाज को भी समझते हैं कि हम काम करना चाहते हैं और हमको काम करने वाले लोग पसंद है। हमको दिन भर आप काम कर रहे हैं, हमको कोई, जिससे समाज को, गांव को विकास, जिसको गति मिलेगा, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उसके लिए मेरे पास, हमसे आप तन मन धन आप जो मांगे, क्योंकि ये अब मेरा ये बहुत पहले से 10-12 साल 15 साल पहले से ही, हम तो एक बार मनरेगा को लेकर आंदोलन करके जेल गए। मेरा शुरू से ही समाज के प्रति काम करने का भावना एक रहा ही है, और निस्वार्थ, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हाँ, मेरा यह स्वार्थ है कि लोगों का भला हो, क्योंकि बिना स्वार्थ का तो कुछ होता नहीं है। स्वार्थ है कि लोगों का भला हो, लेकिन निजी हित के बारे में वो समझ नहीं है। इसलिए जो लोग आते भी हैं वो जब मेरे साथ काम करते हैं तो उनको भी लगता है कि जब ये कर ही रहे हैं तो हम लोग भी उनके साथ थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, मदद करें, तो उसको ऑपरेट करते हैं। ऐसा मेरा हमने आके जो आपका पंचायत का जो हाल देखा, अभी और भी विभिन्न पंचायत में जाते हैं, तो जिस तरह से आपका हाल देखा और आपका जो चुनाव से पहले का जो था भ्रष्टाचार मुक्त, तो क्या अभी आवास को लेकर या बहुत सारे मामले को लेकर जो और जो पंचायत में जो सब लूट लगे रहते हैं, क्या उससे आप दूर है या फिर उसी तरह? नहीं, देखिए आप भली बात ये सब लोग जानते हैं। अब वो आवास का जब आया था, क्योंकि हम लोग जब मुखिया बने थे तब तो आपका प्रधानमंत्री आवास बंद था उस समय, अब वो आवास आया। एक बात इस पर थोड़ा चर्चा करना आपसे चाहेंगे, इसलिए हम इसको हम लोग जब जांच कर रहे थे, हम लोग को जो अंक देना था, तो ये अंक में जो 7 जो पॉइंट था, तो हम लोग जो पॉइंट दे सके 3-4 अंक से ज्यादा किसी को नहीं दे सके, क्योंकि वो यही स्थिति था। कच्चे घर में रहने वाले परिवार को हम 2 अंक देंगे, आवास विहीन किसको मानेंगे? जिसका कच्चा घर है उसको तो आवास विहीन नहीं मानेंगे, तो कच्चे घर वाला को हम 2 ही अंक दे सकते हैं। ये पॉइंट छूट गया। विशेष पीबीटीजी वाला कोई परिवार यहाँ है नहीं, पीबीटीजी वाला परिवार आप ही जान ही रहे हैं।
प्राकृतिक आपदा का शिकार वैसा एक आध ही आदमी होता है, जनरल तो होता नहीं है, एक दो आदमी चार आदमी होता है वार्डों में। कानूनी तौर पर रिहा गए मजदूर, उसमें हमको अंक वहाँ वो सब आदमी आपको मिलेंगे नहीं, वहां अंक हम नहीं दे सकते हैं। वैसे परिवार जिनको पहला आवास नहीं मिला है तो दो और एक 3 अंक। तो ये अंक बनाने का हम किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये समझ है कि आवास का जो संकल्प था उसमें अगर इसको थोड़ा और सुधारा जाता, थोड़ा और उसको विस्तृत बनाया जाता अंक देने का, तो हम लोग 3 ही अंक दे पाए। और जब आवास सैंक्शन हुआ, हम लोग का ये समझ था कि हम लोग सर्वे जांच ऊंच करने के बाद हम लोग ग्राम सभा करके यहाँ पर जो हम लोग तय करेंगे प्राथमिकी कि किसको पहले मिलना चाहिए आवास, किसको मिलेगा आवास। हर आदमी को जरूरत है, लगभग गांव में 90% तो लोग वैसे ही है। और यहाँ पक्का का कॉन्सेप्ट अलग है, एक परिवार है, एक रूम में पक्का है, लेकिन उसमें उसका 5 गो बेटा रह रहा है, 5 गो बहू रह रही है, दिक्कत तो है। और जमीन भी महंगा है, यहाँ जमीन भी खरीद नहीं पा रहा है गरीब परिवार। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया कट्ठा जमीन है, आपको अगल बगल में आप रेती जमीन लीजिएगा 2 लाख आती है। जहां पर आदमी का घर बनाने लायक जो जगह जमीन है और यहाँ रास्ता जाता है, आपको इस इलाके में 2 लाख से 3 लाख के नीचे कहीं कट्ठा में जमीन नहीं मिलेगा, कट्ठा में। तो गरीब आदमी ऐसे ही चुनौतियों से भूख रहा है, मजदूरी कर रहा है, बीमारी दिखा रहा है, बच्चे को पढ़ाने को लेकर ऐसे ही परेशान है, कहाँ पैसा बचा पाएगा, तो संकट से गुजर रहा है। तो जो प्रायोरिटी बनाने के समय सूची हम लोग ग्राम सभा करके हम लोग उसने नहीं लिया प्रायोरिटी, सरकार वहीं से भेज दिया। इसको लेके हम लोग कई मुखिया जामताड़ा में जाके, इरफान साहब उस समय मंत्री थे, इरफान साहब से 2 बार रिक्वेस्ट किए। ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव थे, हम उनसे 2 बार 3 बार मिले हैं, फोटो खींच के लेके गए थे कि सर इनका ये स्थिति है, इनका नाम इतना नंबर पर है। तो पंचायत को सशक्त करने के दिशा में मेरा यह समझ है कि आवास के संबंध में, कि आवास किसको पहले मिलना चाहिए, यह पंचायत को आप मुखिया को मत दीजिए, आप खर्च करने को तो दीजिए कि मुखिया और वार्ड मेंबर सभी मिलके हम नहीं कह रहे हैं कि मुखिया को आप अकेले दीजिए, कार्य करने से पारित करिए, किसको ज्यादा जरूरत है। राशन के संबंध में आप समझ लीजिए, राशन के संबंध में एक बात आप और कह रहे हैं, और इसको आप नोट कीजिएगा, ये बात आप, लेकिन हम बहुत दुख के साथ कर रहे हैं। राशन में आप ख्याल कीजिएगा, जो लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है, कॉन्शियस है, और तुरंत जाके ऑनलाइन कर दिया अपना बच्चा का राशन कार्ड नाम जोड़ने के लिए, जो सबसे गरीब है, जो 2 बार का खाना नहीं खा पाता है, उस परिवार का लोग पढ़ा लिखा नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, वो नाम ऑनलाइन के लिए क्या कैसे ऑनलाइन करना होगा उन्होंने नहीं किया। अब ये बात तो हम ही जानते हैं कि 86% पॉपुलेशन को केंद्र सरकार कवर कर रही है, बाकी तो नहीं होगा। अब राशन कार्ड में अब जब हम नाम जोड़ने जा रहे हैं, तो जिस लाभुक को जितना नाम यहां से कटा, जैसे अभी केवाईसी हो रहा था, तो हमारा ये इच्छा था कि पंचायत सशक्त हम तब मानते जब सरकार कहती कि आपके यहां से जितने लोगों का नाम कटा है उतना संख्या आपको पंचायत को भरने का अधिकार मिलेगा, कि आपके गांव में जो सबसे गरीब आदमी है, जिसको 5 किलो चावल जिसके जीवन में असर डालता हो, वैसे जितना खाली हुआ है उतना ही लोगों को, उतना ही आप उसको डालिए। आपके जो थोड़ा बेहतर है उससे, वो पहले से करके रखे हैं, ऑनलाइन में उनका नाम आ गया था, हो गया। तो आप हम किसी को राशन में उनका नाम बहुत जरूरत होने पर उसको हम नहीं घुसा सकते हैं। हम आवास किसी को प्राथमिकता से बहुत जरूरी है, उसको हम नहीं दे सकते हैं। हम हेमंत सोरेन हमारे बहुत दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह होगा कि झारखंड पंचायत के विकास होने से ही होगा। और मैं ये मानता हूं कि आज भी बहुत अच्छे अच्छे मुखिया हैं, आप मौका दीजिए। दुनिया में हर कोई काम करेगा तो उसका गुण अवगुण दोष सब होगा, वो अलग चीज है। तो लेकिन पंचायत को शक्ति देना चाहिए कि पंचायत तय करेगा कि आवास पहले किसको मिलना चाहिए, राशन कार्ड में नाम किसका पहले जरूरी है, अगर 5 आदमी का नाम खाली होता है तो किसको देना चाहिए। रहा सवाल आप पैसे के बारे में पूछ रहे थे, अब गांव में किसी से भी पूछ लीजिएगा, आवास बोल के नहीं, हम 20 साल से राजनीतिक जीवन में हैं, 20 साल नहीं, 2008 17 साल हम अपने राजनीतिक जीवन में कोई आदमी हमको ये नहीं कह सकता है हमको 1 रुपया किसी काम की आवाज पे दिया, और ना मेरे नाम से कोई उठाया। इस मामले में मेरा एकदम स्पष्ट नीति है। आप पूछिएगा, ये हमारे एक स्टाफ है, हमारे यहाँ जन्म मृत्यु बनता है पंचायत भवन में, हम निजी पैसा से के शौक से, क्योंकि मेरा ये दिली इच्छा है, हम बॉन्ड पेपर से खरीद के लाते हैं बड़वा से,
यहाँ रखते हैं, पंचायत सचिव आते हैं, वो निबंधन करते हैं, निबंधन करने के बाद बगल वाले कमरे में मेरा बीएलई बैठते हैं। हमारे पास पर्याप्त कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सब है, हमारा यहीं से सर्टिफिकेट बनता है। हमारा जो स्टाफ जो पंचायत में प्रहरी के रूप में जो रहते हैं वो 10 बजे से 2 बजे तक हर दिन रहते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं। कोई पंचायत भवन में रहे नहीं रहे, लेकिन वो जरूर स्टाफ पंचायत भवन हमारा खुला रहता है। और लाभुक का जब सर्टिफिकेट बन जाता है, उनको फोन करके हमारा स्टाफ उनको फोन करके सूचना देता है कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है, आप लेते जाइए। हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना कर रखा। हमने लाभुक से ये कहा, आपको विवाह निबंधन कराना हो, हम लोग लाभुक से ये भी कहते हैं कि आपको पेंशन का आवेदन देना हो, आपको विवाह निबंधन करना हो, आपको जन्म मृत्यु बनाना हो, आप किसी भी प्रकार का आवेदन बेहिचक, किसी बिचौलिए को नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं, आपको पंचायत सचिव मुखिया किसी को नहीं देना। आप पंचायत भवन में जाओ 10 बजे से 2 बजे के बीच में, हमारा वहां रहता है स्टाफ, और रजिस्टर में मेंशन करता है कौन आया, किस काम से आवेदन आया। और जिस दिन 2 दिन हम लोग जब पंचायत भवन आके बैठते हैं तो स्टाफ से पूछते हैं ये कौन कौन सा आपके पास आवेदन आया है। फिर जो आवेदन आता है फिर उसका हम लोग निष्पादन करते हैं। उसमें कुछ कमी रहता है अगर, तो लाभुक को फोन करके बुलाते हैं, और अगर कमी नहीं रहता है तो उस काम को हम लोग खत्म करके, जैसे शादी विवाह निबंधन हम लोग कर दिए। विवाह निबंधन करने के बाद हमारा उस स्टाफ को सुलेमान नाम है, उनको दे दिए, वो फोन करके उनको बोलेंगे कि भाई आइए आपका काम हो गया। कल ही एक महिला आई थी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, हमने कहा कि कल तो नहीं बन पाया था, आज बन जाएगा, आज बना लिए हम लोग। तो फोन करके हमने कहा कि भाई आपका बन गया, आप आके लेते चले जाइए। वो आके लेके चले गए। हम लोग ये विधि व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कुल मिला के टोटल जो पंचायती राज का जो सुविधा है जो पंचायत में मिलना चाहिए वो पूरा काम आपका पंचायत से होता है। लगभग शक्ति की कमी है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे, हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो सकता है कम बेसी, लेकिन मेरा इच्छा, मेरा जीवन में मेरा प्रयास हमेशा लोगों को प्रायोरिटी देखिए। आप देखिएगा कई जगह पर, आप इस गांव के छोर में जाइएगा, एक छोर में, तो बागडोगरा नाला के उस पार में, आपको मैंने कहा था ना कि जमीन बहुत महंगा है, इसलिए बागडोगरा नाला के उस पार में कुछ लोग जहाँ कोई निवास नहीं है वहां जमीन खरीद के घर बना रहा है। एक मोहल्ला घर बना, 4-5 घर बना वहां पर, तो 4-5 घर बना तो 1.5 किलोमीटर लगभग वो लोगों को पानी के लिए आना पड़ता था। अरे ये चुनाव के समय की बात है, चुनाव से 6 महीना बाद मेरे मुखिया के 3-4-5 महीना बाद कई लोग आए कि दादा मेरे वहां चापाकल का व्यवस्था नहीं है और 1.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है, और 15वां वित्त में दिक्कत है कि 15वां वित्त में आप चापाकल लगा नहीं सकते, उसकी अनुमति नहीं है मुखिया को। हाँ, विशेष अनुमति लेके आप कर सकते हैं, लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय टोटली अनुमति नहीं था। बाद में हम लोगों ने निशा मैडम को, जो पंचायत राज की निदेशक थी, उनके साथ हम लोगों ने उनको कहा था, रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि आप विभाग को दीजिए, हम अनुमति देंगे, लेकिन उस समय तक अनुमति नहीं था। तो हम निजी पैसा से चापाकल लगाए हैं वहां पर बागडोगरा के उस पार में। मेरा प्रायोरिटी है कि जितना हमसे हो सकता है, मेरा निजी प्रयास से हो, निजी पैसा से, जैसे भी हो, व्यवस्था करके हो, लोगों से मदद लेके हो, मेरा निजी प्रयास रहता है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया करें। अभी आपको बोलेंगे विद्युत कनेक्शन को ले लीजिए। विद्युत कनेक्शन में क्या है कि प्रॉपर विद्युत कनेक्शन कहाँ करेंगे ये समझ में लोगों को नहीं आता है, ऑनलाइन बहुत लोगों को नहीं आता है। हमसे एक दिन रांची में आते आते वो एसी साहब से, जो बिजली विभाग के, उनसे मुलाकात, उन्होंने कहा आप कैंप कराइए। हमने कैंप करा के 84 लोगों का विद्युत कनेक्शन का जो है हम लोगों ने पंचायत से कराया। हम एसी माधव से बोल के उसको जो है हम लोग उसको कनेक्शन को जो है अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग हर दिशा में जहां भी जो लोग मदद करने के लिए मांगते हैं, जो हम लोग से हो सकता है उतना हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत में खास करके जल, बिजली, सड़क, ये सब समस्या से लगभग अभी जो है उतना ज्यादा समस्या है, लेकिन उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग मनरेगा से काम नहीं करना चाहते हैं। अगर समस्या को समझना चाहते हैं इस रूप से समझिए। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग मनरेगा से नहीं करके पेयजल विभाग से हम लोग 2 घर 3 घर मिला के सॉफ्टवुड बनाएंगे। ये हम लोग को बताया गया था पेयजल विभाग, लेकिन पिछले 3 वर्ष से पेयजल और स्वच्छता विभाग में पैसा नहीं आया। अब मनरेगा में दिक्कत यह है कि मजदूरी दर ये है कि जो है बहुत लोग काम करना नहीं चाहते हैं। सामग्री और मद में पैसा बहुत देरी से आता है, तो जो आपका देने वाला जो वेंडर है वो देने के लिए तैयार नहीं होता है उधारी। ये समस्या हमारे पास है, हम नहीं कह रहे कि नहीं है। तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या पता नहीं उन आपस में क्या तालमेल का दिक्कत है। केंद्र सरकार लगातार इधर
3 साल से हम लोग को पेयजल विभाग, स्वच्छता विभाग में कोई पैसा नहीं दिया। हमें जिला में बताया गया कि आप लोगों को सॉफ्टफिट बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, सॉफ्टफिट नहीं देते। जब नहीं आया तो हम मजबूरी में कर रहे हैं मनरेगा में, तो मनरेगा में कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें से जितना कर सकते उतना कर रहे हैं। बाकी हम सरकार से डिमांड करेंगे कि मजदूरी के मद का पैसा, सामग्री मद का पैसा समय मिले तो मनरेगा मनरेगा हम मानते हैं, मनरेगा तो योजना देना है। मनरेगा योजना के साथ लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा ये क्रांतिकारी एक कानून है। और तो उसमें उसको जितना मॉडिफाई और जितना बेहतर होना चाहिए, उसको जिस योजना को, जिस एक्ट को जो इतना महत्वपूर्ण हो कि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार में गिना गया कि 100 दिन आपको काम दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई भूखा नहीं मरे। उस योजना में जितना और फंड एलोकेट होना चाहिए था वो नहीं हो गया और घटता गया। आप इसको योजना के रूप मत देखिए। लोग बोलता है लूट हो गया, ये हो गया, दुनिया में हर जगह लूट हो रहा है। करप्शन के इंडेक्स में वो चर्चा हो रहा है कि हो ही रहा है। वो बोलने से नहीं होगा, वो सुधरेगा समय के अनुसार। लेकिन मनरेगा योजना को मॉडिफाई करना, उसमें मजदूरों का वेतन बढ़ाना, उचित वेतन, जिसे लोग, आप प्रैक्टिकल रहिएगा तब ना। आप प्रैक्टिकल नहीं रहिएगा कौन काम करेगा? फिर वो गलत दिशा में काम करने के लिए मजबूर होता है बाकी लोग। फिर उस पर फिर आप कहते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मनरेगा को, मेरा खास करके आपके इंटरव्यू अगर कभी कोई किसी तरीके से कोई विभागीय मंत्री देखे, केंद्रीय मंत्री देखे कभी जीवन में कभी, तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि मनरेगा एक बहुत क्रांतिकारी कानून है, इसको और बेहतर किया जाए। और बेहतर किया जाए तो उससे बागवानी हो, दीदी बाड़ी हो, सॉकपीट हो, पशु शेड हो, जितना भी योजना आप कह रहे हैं तो होना चाहिए। हम लोग यहाँ एक पंचायत के सबसे निचले लोगों को हाँ, एक समस्या और है, आपको बता रहे हैं। हमने कई लोगों से कहा है, हम लोग इस इलाके में तालाब बहुत है। हम लोग इस समय तालाब बहुत है। तालाब में दिक्कत क्या है कि अभी क्या था कि पहले 10 बरस पहले, 15 बरस पहले लोग नदी में, तालाब में नहाते थे, कपड़ा साफ करते थे। उस समय क्या होता था कि घर में जल का बहुत कम इस्तेमाल होता था। तो क्या हो गया, नदी का हाल तो अभी जान ही रहे हैं। गुमानी नदी के बारे में मेरा अपना ये विचार है। हम माननीय विधायक से भी कहेंगे, माननीय विधायक महोदय से भी कहेंगे, और जो सांसद जी से भी कहेंगे, उनसे भी कहेंगे कि गुमानी नदी को हम लोग कैसे बचाए गंदगी से। ये किसी व्यक्ति के प्रयास से नहीं होगा, एक सिंगल व्यक्ति के प्रयास से। हमको लग रहा है जैसा नमामि गंगे योजना पर जो इतना पैसा खर्च हुआ गंगा को साफ करने के लिए, मेरा ये दिली इच्छा है और मांग है हमारा, और हमारा अनुरोध है विधायक सांसद महोदय से, क्योंकि वही हमारे बात को सदन में पहुंचाएंगे, कि गुमानी नदी के लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए इसको सफाई के लिए। क्योंकि गंगा नदी ये सब आदमी को किस्मत से मिलता है। आप चाहने से, अब जहां के रहने वाले हैं वहां आप चाहने से आप नदी तो नहीं बना सकते, तो ये तो सौभाग्य से मिलता है। तो वो पानी गंदा हो गया, लोग वहां नहा नहीं रहा है। पोखर गंदा हो गया, तालाब, उसमें नहा नहीं रहा है। इसलिए ज्यादा पानी कंज्यूम, नीचे वाटर लेवल जो है, नीचे से जो पानी लोग उठा रहा है, तो पानी का भी बर्बादी हो रहा है। इसलिए आप देखिएगा पहले 1.5 इंच का चापाकल में पानी आता था, 5 इंच का भी नहीं आ रहा। तो पानी को बचाना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए मनरेगा से पहले तालाब का जीर्णोद्धार होता था। खाली आप एक पक्ष को मत देखिए कि लूट होता है, ये होता है। दूसरे पक्ष तालाब का जीर्णोद्धार होता था, लोग नहाता था। अभी टोटल तालाब का जीर्णोद्धार बंद हो गया। अब जीर्णोद्धार बंद होने से जितना तालाब आप इलाके में घूम के देख लीजिए, कोई इस्तेमाल करने लायक नहीं है। लेकिन अभी आप चालू कर दीजिए मनरेगा से कि जीर्णोद्धार का व्यवस्था हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सब तालाब को जीर्णोद्धार कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग उसमें नहाएंगे, कपड़ा धोएंगे, तो आपका पानी का थोड़ा कब इस्तेमाल होगा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल होने से कई लोगों के घर में पानी को क्या बोलते हैं उसको, जो माने व्यवहार किया हुआ जल है, उसको जो वेस्ट पानी जो है, उसको जो रखने के लिए जो जगह है वो नहीं है, तो रोड में पा रहा है। हम लोग सॉकपीट धीरे धीरे बना रहे हैं मनरेगा से, चूंकि उसमें समझ ही रहे हैं जो तकनीकी समस्या है। इसलिए ये सब हम लोग का डिमांड है, और हम लोग किसी के खिलाफ नहीं कर रहे। हम कहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं व्यवस्था में बदलाव हो, सब लोग अपना भूमिका निभाए। मेरे समझ से हमको जो लगा कि इस दिशा में काम होने से कुछ बेहतर और हो सकता है, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से कि जो भी इसमें मदद कर सकते हैं,
ये गुमानी नदी के बारे में विशेष करके अच्छा ये बाढ़ के बारे में आपको एक चर्चा कर रहे हैं। आपको एक आप देखे होंगे हमने मालदा डिवीजन के डीआरएम साहब से मुलाकात करके एसी साहब से, बीडीओ साहब से, सीओ साहब को सबको मैंने पत्र दिया। गुमानी नदी में जो बाढ़ का एक प्रमुख कारण ये है कि गुमानी नदी का आप जाइएगा यहाँ तो जो और आपके पास मालदा डिवीजन में जो पुल है उस पुल में जो क्रेटिंग किया है नीचे सतह से लेकर 15-16 फीट तक, इसका जल निकास नहीं हो रहा, उससे प्रभावित होकर जो है बाढ़ पानी उफान मार रहा है। और बड़े नुकसान वाला समस्या तो यही है जो हम जो अवस्था का दोनों मामले को अगर हम लोग इसको हटा देते, नियंत्रित कर लेते तो हम लोग बाढ़ से मुक्ति हम डीआरएम महोदय से रिक्वेस्ट किया। डीआरएम तुरंत डीआरएम महोदय संज्ञान लिए और आईडब्ल्यू को भेजे थे, फिर जांच हुआ, फिर स्थानीय ठेकेदार को वो हम बोले कि जो है इसको हटाया जाए, हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हटा नहीं है, उनका आदेश हो गया है, हम कुछ दिन और इंतजार कर रहे हैं, नहीं हटेगा तो फिर दोबारा प्रचार करके उन क्रेडिट्स को हटाएं। हमने दरियापुर मुखिया मोहम्मद इश्तियाक से बातचीत किए, पंचायत संबंधित कई समस्याओं पर जो है विस्तृत चर्चा किए। उसमें समस्या जो है खुलकर मुखिया ने बताया पंचायत में क्या समस्या है, क्या काम हुआ, क्या करना बाकी है, इसको लेकर जो है मुखिया तत्पर है। और सबसे खुशी की बात है कि पंचायत में जो है लगभग जो है नहीं के बराबर भ्रष्टाचारी, यानी पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त कहने से भी चलेगा। हमने जो पंचायत का हाल जो देखा, पंचायत में जितना सारा चीज़ जो बने हैं इसका भी जो मैंने देखा तो उसमें जो है इसकी झलक आ रही है। तो इसी तरह से जो है हम और भी पंचायत के जो है मुखिया से बातचीत करेंगे और विभिन्न पंचायत की क्या स्थिति है, पंचायत का क्या हाल है, पंचायत के लोग कितने संतुष्ट है, पंचायत में क्या क्या योजना मिल रही है, बहुत सारी बातों पर जो करेंगे। शुक्रिया।